ओके बेटा, हम आज अगला हाफ कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 21 का लास्ट पोर्शन है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये सारे करवा दिए थे ना, मैंने कल ये टाइप्स ऑफ रिएक्टर जो थे जितने भी, इसलिए ये क्वेश्चन जो थे ये भी, हाँ, ये वाली क्वेश्चन जो है ये आपने ध्यान में रखनी है। फ्यूजन रिएक्शन भी हो गया था मेरे ख्याल से, हम लोगों ने रेडिएशन एक्सपोजर तक मेरे ख्याल से पढ़ लिया था ना। यस सर। ओके ओके ओके, हम अब एब्जॉर्ब डोज पे आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी पर यूनिट मास ऑफ अ बॉडी। ये अच्छा, मैं जनरल एक बार फिर रिपीट कर दूं, जो पिछले कल के जितने आर्टिकल पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस आते हैं और वो रिपीटिशन में रहते हैं। तो जब आप पेपर भी देखेंगे, पास पेपर्स भी देखेंगे और जिनके पेपर भी देखेंगे उसके अंदर भी वो टॉपिक शामिल हैं, वो उन्होंने किसी तरीके से कुछ ना कुछ बीच में से पूछा हुआ है, जिसके लिए वो चीजें पता होनी जरूरी है। ठीक है, आप एक टेस्ट देंगे आपको आइडिया हो जाएगा जनरली। ओके, नेक्स्ट पे आता है द एनर्जी एब्जॉर्ब डोज की बात करते हैं। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी पर यूनिट मास, इसका फॉर्मूला डोज इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है बेटा, अब इसका जो ऐसा यूनिट है वो ग्रे है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछा जाता है। इसके जो ओल्ड यूनिट्स हैं वो क्या है, आरएडी, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज है। 1 रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज 0.01 ग्रे के बराबर होता है, या 1 ग्रे 100 रेड के बराबर होता है। ठीक है, इसी का एक बड़ा सिंपल सा सवाल आता है हमारे पास, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा हुआ है 100 मिली ग्रे टू हैंड विल डिपॉजिट लेस एनर्जी देन 1 मिली ग्रे टू इंटायर बॉडी। अगर आप इतनी ज्यादा डोज, पूरे की पूरी डोज अगर किसी एक पर्टिकुलर हैंड पे अप्लाई कर दें और वहां पे अगर 1 मिलीग्रे पूरी बॉडी पे कर देंगे, तो जो हमारे पास एनर्जी जो पैदा होगी वो इसकी 1 मिलीग्रे का ज्यादा इफेक्ट पैदा होगा। ठीक है, सपोज करते हैं आपको 10 जूल एनर्जी दी जाती है, आपको मास दिया जाता है 10 kg, तो वो आपसे पूछते हैं कि बताएं कि जो डोज है वो कितनी फॉर्म होगी। तो हम सिंपल से जो फॉर्मूले हैं अपना डोज एनर्जी पर यूनिट मास से ये हम कैलकुलेट करते हैं। इवन ये तो उसका ऐसा यूनिट जो भी इसका आंसर आता है, सपोज करते हैं 1 आंसर आता है ग्रे में, वो आपसे एंड में कह देता है कि आंसर को ओल्ड यूनिट RAD में लिखें, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्रे जो होता है वो 100 रेड के बराबर है, तो आपका आंसर 100 रेड आ जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। इसमें एनर्जी, डोज, मास, ये वैल्यू देके डेटा पूछते रहते हैं, मगर असल जो चीज होती है वो कन्वर्जन होती है कि पूछ किस में रहा है। Alpha particles are 20 times more damaging than X-rays. It means equal dose of different radiation do not produce same biological effect. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से एक नया हमें टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ गई थी, RBE। ठीक है, कि अगर अल्फा पार्टिकल के 20 क्या है, 20 टाइम्स मोर डैमेजिंग देन एक्स-रेज, यानी कि 20 आपके पास एक्स 20 पार्टिकल अल्फा के हैं, 20 फोटोन आपके पास एक्स-रेज के हैं, तो दोनों का जो इफेक्ट है सेम नहीं होता ना। यानी क्या कहने मतलब है कि इट मींस सेम इक्वल डोज ऑफ डिफरेंट रेडिएशन डू नॉट प्रोड्यूस सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो हमें वहां पे यहाँ पे रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्ट का फैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। अब जैसे कि न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स आर पर्टिकुलरली मोर डैमेजिंग टू आइस देन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। वो आइस पे ज्यादा उनका जो है ना इफेक्ट है, खराब पड़ता है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट डोज की। इक्विवेलेंट डोज क्या है, इक्विवेलेंट डोज RBE फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एब्जॉर्ब डोज है इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, सेवर्ट है। ओल्ड यूनिट इसके रैम है, रोंटजन इक्विवेलेंट ऑफ मैन है, ये ऑफ कर लीजिएगा, रोंटजन या फॉर या ऑफ जिस तरह का भी आता है, रोंटजन इक्विवेलेंट ऑफ मैन, इसका रैम की एब्रिविएशन कहलाती है। 1 रैम इसका छोटा यूनिट है जो 0.01 सेवर्ट होता है, या 1 सेवर्ट 100 रैम के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। बैकग्राउंड रेडिएशन, बेटा एक सेकंड में बेटा ये टेबल दिया हुआ है टाइप्स ऑफ एक्सपोजर, अगर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे,
Yes, sir. ये टेबल पूरा पूरा याद रखना है आपको, क्योंकि वो इसमें से कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। वॉचिंग टेलीविजन फॉर अ ईयर 10 मिलीसीवर्ट है। रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर पावर स्टेशन फॉर अ ईयर 10 मिलीसीवर्ट है, ठीक है। अच्छा, वेयरिंग अ रेडियो एक्टिव ल्यूमिनस वॉच फॉर अ ईयर 30 मिलीसीवर्ट है। हैविंग चेस्ट एक्सरे, अगर एक दफा एक्सरे कराते हैं तो एक दफा में ही 200 मिलीसीवर्ट जो है रेडिएशन आती है आपके पास। वहां पर मैंने बेसिकली यही पॉइंट सारे लिखे हुए हैं, यहाँ से आपको ये पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। ये जितनी वैल्यूज दी हुई है ना, अच्छा अब ये दी हुई है आपको, सपोज कर लेते हैं पर ईयर है। यहाँ पर एक और काम खराब होता है, यहाँ पर जब वो आपसे ना पर मंथ पूछते हैं तो आपको पहले पर ईयर की वैल्यू याद होनी चाहिए, उसको डिवाइड बाय 12 करना पड़ जाता है। यहाँ पर मंथ दी हो, अब जैसे वर्किंग फॉर अ यूरेनियम इन अ यूरेनियम माइन, ये मंथ में 1000 है, तो अब आपसे वो 2 मंथ पूछ लेता है, तो आप उसको 2000 में मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Typical dose received member of general public is for a year 2500, 2 ईयर आ जाएगा 5000 आ जाएगा, और मैक्सिमम डोज जो अलाउड होती है पर ईयर वो हमारे पास कितनी होती है, 50,000 होती है। तो मैंने नोट्स के अंदर भी पर्टिकुलर ये कुछ पॉइंट्स थे मैंने मेंशन किए हुए। The background radiation to which we are exposed 2 millisieverts है, dose of 3 sievert will cause skin burn. Worker in nuclear facility dose 1 millisievert per week is considered safe. Damage of alpha particle is small unless enters the body. जब बॉडी में एंटर होता है तो ज्यादा डेंजरस होता है, पूरी बॉडी को आयोनाइज कर देता है, ठीक है। जैसा यहाँ पर देखें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए जो ज्यादातर पूछे जा चुके हैं। वर्किंग फॉर अ मंथ यूरेनियम 1000 है, टीवी का आ गया, चेस्ट एक्सरे आ गया, और मैक्सिमम डोज ये मैंने नीचे लिखा हुआ टेबल और 21.2 और 21.3 आपको तकरीबन सारा ही याद करना पड़ जाता है। ओके अच्छा, ये इसकी हम यहाँ से कुछ बातें देख लेते हैं। याद रखिएगा इफ दिस डोज ना यहाँ पे बिकम्स 3 sievert है, ये मैंने भी उधर अपने नोट्स में 3 sievert ही लिखा हुआ है, ये मिली sievert मत समझिएगा, स्किन बर्न कॉज करता है, ये शुरू वाली बातें। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 और 4। लो लेवल रेडिएशन कैन कॉज डायरिया, वोमिटिंग, फीवर known as radiation sickness, loss of air, ulceration, stiffening of the lungs and drop in the white blood cell। मैं ये पर्टिकुलर समझता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये सारा ये आपका एक रिव्यू समझ ले कि याद करने वाली चीज है, मेमोरी टेस्टिंग ज्यादा है। ब्लड सेल्स आर ब्लड, ये भी आता है। हाई लेवल रेडिएशन के इफेक्ट क्या है, एनीमिया, ल्यूकेमिया, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज, म्यूटेशन, कैंसर, आई कैटरेक्ट्स, एबनॉर्मलिटीज इन फ्यूचर जनरेशन, ये इसके इफेक्ट्स आते हैं लो लेवल के और एक हाई लेवल के। तो इनके इफेक्ट्स आपने याद रखिएगा, वो आपसे पूछ लेते हैं। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. जी सर। अब एक आप ये टेबल देख रहे हैं, सर एक दफा आयोडीन 131 और 125 की हाफ लाइफ कंफर्म करते हैं। आयोडीन 131 और 125। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? देखिए मैं बुक में मिसप्रिंट तो नहीं हुआ ये मुझे दोनों 131 क्यों लग रहे हैं? मुस्लिम या कोई और बेटा देखे 29 कोई भी ऐसे ही है सर, वो इमेज की वजह से है सर। 125 वाला कौन सा इसमें से? ऊपर वाला 125 वाला होगा मेरे ख्याल से, है ना? सर नीचे वाला 60 डेज है। नीचे वाला 125 है, ये वाला है। जी जी। ओके, तो ये आपने 131 के लिहाज से याद कर लेना है, और ये मैं इसको सेव भी कर देता हूँ। ओके, अब ये आपने इसकी जो हाफ लाइफ है ना, ये तो याद होंगी। साथ में ना वो जो क्वेश्चन जब पूछता है तो आपसे सोर्स भी पूछता है ना कि हमारे पास हाफ लाइफ कितनी है, गैमा एनर्जी, ये मैंने नहीं पूछते हुए देखा उसको, ये पूछते हुए देखा है कि
एग्जाम्पल यूज किया है प्लाज्मा वॉल्यूम में, आयरन इन प्लाज्मा, थायराइड अपटेक स्कैन में आता है, किडनी टेस्ट में आता है, और प्लाज्मा वॉल्यूम वेन फ्लो में आता है। ये मैंने इसके एमसीक्यूज में पूछते हुए देखा है। ठीक है बेटा, आपने इसकी हाफ लाइफ याद करनी है सोडियम आयरन वगैरह की, और उसके साथ ये याद करना। मैं टेबल देख लूं। ओके, वापस चलते हैं। ओके, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक क्या होती है? किसी बच्चे को एक जर्नल से मुझे शॉर्टकट में बता सकता है ट्रेसर टेक्निक क्या होती है? किसी चीज को ट्रैक करना, किसी बॉडी चीज को टैग करना, बहुत अच्छी बात है। कि चीज, और आपको पता ना ये जो हमारे पास रेडिएशन होती हैं, ये थोड़ी सी टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, या थोड़ा सा एक्टिव होती हैं पर्टिकुलर के पॉइंट पे। हम बॉडी के अंदर इसको टैग कर, मतलब आप जब कोई पार्टिकल है उसके ऊपर इसको फ्यूज करवाया जाता है, कोटेड करवाया जाता है, इसको टैग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और रेडिएशन बॉडी के अंदर भेजी जाती है। अगर मैं बात करूं कैंसर सेल की, कैंसर सेल हाइपरथर्मिया होता है ना, मतलब ये टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, आपको पता ना इस बात का? यस सर, और टेक्निक भी है उसके लिए। हाँ, तो वो क्या होता है कि जब टैग करते हैं ना, तो जो हम डोज ऐसी तैयार करते हैं कि जो जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां जाके स्टे करते हैं। तो अब सपोज करते हैं, उदाहरण पहले होता था हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पे बहुत ज्यादा वर्क करते थे। हालांकि ट्रेसर टेक्निक बहुत पुरानी है, मगर अब आजकल ज्यादा एडवांसमेंट में आ रही है। सपोज करते हैं किसी का बाजू है, ठीक है, अब उसको उसके किसी एक पर्टिकुलर हिस्से पे कैंसर ट्यूमर हो जाता है, ठीक हो गया। अब बजाय इसके कि आप उसकी पूरी बॉडी को आप कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कर रहे हो, इसको कहते हैं लोकलाइज ट्रीटमेंट करना, जो आप एक पर्टिकुलर हिस्से को आप ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ड्रग भेजी, आपने ड्रग लोग की ट्रेसर टेक्निक के जरिए, वो जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ड्रग वहीं पर आ जाएगी। तो आप फिर जो आपके पास जो स्कैन होते हैं उससे पता चल जाता है कि किस हिस्से में रेडिएशन आपको ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर कैंसर सेल ज्यादा एक्टिव है। तो फिर आप इस पर्टिकुलर हिस्से को, डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, फोटोडायनेमिक थेरेपी कहलाती है कैंसर ट्रीटमेंट की, कीमो भी कह सकते हैं आप, उस पर्टिकुलर हिस्से को ट्रीट करते हैं, ये ट्रेसर टेक्निक कहलाती है। और ये आपके फिर फर्टिलाइजेशन के अंदर भी जाती है। ये आपकी जो फॉल्ट्स होते हैं कि आपके जो बड़ी, जिस तरह यूँ कह लें कि हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे कि बाबरी मस्जिद का आपने सुना हो कि उसकी एक दीवार में लीकेज आ गई थी। अब वो इतनी हिस्टोरिकल प्लेस है, अब उसकी पूरी दीवार में जब लीकेज आई, सिल आ गई, तो बजाय से पूरी दीवार को तोड़ने के उन्होंने रेडियो एक्टिव सैंपल उसमें से गुजारा। तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे कहीं ब्लॉकेज थी ना, यहाँ से अगर रेडियो एक्टिव सैंपल जा रहा है, ये पूरा पाइप था, अब जहाँ पे ब्लॉकेज थी तो यहाँ पे जाके रेडियो एक्टिव मटेरियल क्योंकि क्रॉस नहीं कर सका, यहाँ पे ज्यादा आके इसकी वॉल के ऊपर रुकना शुरू हो गया। तो उन्होंने स्कैन किया तो उन्होंने इतने हिस्से पे देखा रेडिएशन ज्यादा मिल रही है, तो उन्होंने इतने पर्टिकुलर हिस्से को सिर्फ ओपन किया और उसको ट्रीट किया, फिक्स किया, उसको सील कर दिया। अब देखें, ये काफी सारी टेक्निक है, बजाय इसके आप पूरी की पूरी चीज का हुलिया बिगाड़ दें, आप एक लोकलाइज ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ये ट्रेसर टेक्निक का फायदा है। मेरी बात समझ आई आप सब बच्चों को? यस जी सर। गुड। अब हम आगे चलते हैं। Radioactive isotopes used to trace, locate the path followed by chemical, biological process. We follow track atoms with radiation detectors by substitute radioactive atoms for stable atoms of same kind. एप्लीकेशन क्या है कि हम कार्बन 14, ये सारे एप्लीकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कार्बन 14 यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस को स्टडी करने के लिए। यूज टू आइडेंटिफाई फॉल्ट इन पाइप्स, जो मैंने अभी आपको बताया। मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है, जो भी बताया फोटोडायनेमिक थेरेपी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड स्टडी करते हैं हम सोडियम 24 से। कोबाल्ट 60 में हम गैमा रे यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, इसमें ना बलोचिस्तान की बुक में शायद वहां पे बीटा रेस भी दिया हुआ है, अगर आपने किसी ने पढ़ा हो। तो आपने क्योंकि अगर हम अब यूएचएस चूंकि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आ गए, आपने एक्स गैमा रे को ज्यादा प्रेफर करना है, हमारी बुक में ये मेंशन है। आयोडीन 131 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर और फॉस्फोरस 32, स्ट्रोंशियम 90 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है।
ये मैंने पॉइंट बना के इसलिए यहाँ पे इकट्ठे लिख दिए ताकि बच्चा एक जगह पे आसानी से याद हो जाए। ठीक हो गया बेटा? और यही चीजें आपने यहाँ पर सारी मेंशन की हुई हैं, ट्रेसर टेक्निक, थायराइड की सारा, ये पूरा ये भी मैं कहूँगा कि आप एक बार जरूर रीड कर दें इसको। हाँ, इसमें जो एक चीज है वो रेडियोग्राफी, ये आप एक बार पढ़ लेंगे। रेडियोग्राफी द टेक्निक यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फोटोग्राफिक इमेज ऑफ एन opaque specimen by transmitting beam of X-rays or gamma rays through it to an adjacent photographic film। तो ये हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें हम क्रैक्स या कैविटी को हम डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा रहा सिलेबस। हमारा सिलेबस बेटा यहीं तक था जो भी हमने रीड आउट किया है, और आपका वर्क चूंकि इसमें ज्यादा है क्योंकि आपको यहाँ पे ये चीजें याद करनी है। अब हम बात करते हैं आगे, बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर कितनी होती हैं, कितनी बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर थी? 5। 5 नहीं, बाद में कितनी रह गई हैं? कितनी रह गई बेटा? 4 4 के बाद भी एक और काम हुआ ना, 3 रह गई अब मर्ज होके। तो बेटा सबसे पहले आपने 5 फोर्सेस याद रखनी है। मैं वैसे यहां से बता देता हूं आपको, ये 5 फोर्सेस हैं। यूनिफिकेशन ऑफ, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स को इकट्ठा किया गया, ठीक है, जो फैराडे एंड मैक्सवेल ने इसको इकट्ठा किया जिसको यूनिफाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस रह गई जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या है? इस शॉर्ट रेंज होती है और कीपिंग द न्यूक्लियस स्टेबल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। इट कॉज ऑल केमिकल रिएक्शंस, पॉइंट ऑल एटम, मॉलिक्यूल, क्रिस्टल, ये मेरे वहां भी सेम लिखा हुआ है। फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, शॉर्ट रेंज होती है, रिस्पॉन्सिबल स्पॉन्टेनियस ब्रेकअप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, तो ये रिपल्सिव फोर्स कहलाती है और शॉर्ट रेंज 10 की पावर -17 मीटर। फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लॉन्ग रेंज होती है, ठीक है, एंड बियॉन्ड द रिमोटेस्ट स्टार्स एंड गैलेक्सी इट कीप्स यू एटमॉस्फेयर एंड सी फिक्स टू सरफेस ऑफ अर्थ। और ये हमारे पास ओशन टाइड्स जो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो राइज करती है। अब जब तीन कब रही? जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वीक फोर्स को इकट्ठा कर दिया, उसके बाद 3 रह जाएंगी। मेरी बात समझ आई आपको? जिसपे आपके हमारे जो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे और वेनबर्ग थे, ग्लाशो वेनबर्ग था, इन तीनों ने जो वर्क किया, अब्दुल सलाम ने भी, इनको नोबेल प्राइज भी मिला 1979 में कि उन्होंने यूनिफाइड कर दिया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वीक फोर्सेस ये एक ही हैं। और अभी आपको शायद पता हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक फोर्सेस जो हैं अब ये मर्ज होने जा रही हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद। तो फिर रह जाएंगे सिर्फ 2, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोर्सेस रह जाएंगी। तो ये इन आगे जाके ये काम होने वाला है। मेरी बात समझ आई बेटा सबको? यस सर। ओके, यहाँ पे यही मेंशन किया हुआ है। इसमें शॉर्टकट में आपने जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो देख सकते हैं। लॉन्ग रेंज, वाइड एटम, माइक्रोस्कोपिक लेवल, फ्रिक्शन, कोहेजन और एडिशन के अंदर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स कन्फाइन द न्यूट्रॉन प्रोटॉन विद इन न्यूक्लियस, अट्रैक्टिव फोर्स कहलाती है। तो ये वीक शॉर्ट रेंज दी हुई है आपको, तो हमारे पास मास करके रखा है सारा। ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं बहुत दफा। और ग्लाशो, वेनबर्ग एंड अब्दुल सलाम ने अनाउंस किया था, नोबेल प्राइज मिला को यूनिफिकेशन ऑफ यूनिफाइड फोर्स, इलेक्ट्रो वीक फोर्स। अब हमारे पास जो प्रेजेंट है वो 3 रह गई हैं, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, इलेक्ट्रो वीक, स्ट्रॉन्ग और ग्रेविटेशनल। मैंने नीचे लिख भी दिया, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इलेक्ट्रो वीक फोर्स विल इवेंचुअली यूनाइट विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स टू फॉर्म इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स। और फिर सिर्फ 2 रह जाएंगे, जो एक ग्रेविटेशनल, जाहिर बात है वो किसी के साथ जम नहीं होगी, और उसके अलावा जितनी फोर्सेज हैं वो इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स के अंदर हम उसको पहचानेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। और हमारा लास्ट का आर्टिकल है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि नॉर्मली लास्ट ईयर भी बच्चों को इस खाली इस आर्टिकल में से पर पेपर कहते हैं कि 2-3 सवाल उसको मिलते रहे हैं। वेरी गुड। पहले बात है, अब बात करते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स का मैसलेस होते हैं, चार्जलेस होते हैं, रेस्ट मैस इसका 0 होता है। फोटॉन का जो टाइम होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। फोटॉन्स एलिमेंट्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये याद रखिएगा। फिर आता है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स भी एलिमेंट्री पार्टिकल है which do not experience strong nuclear force, example electrons, muons and neutrinos, ये न्यूक्लियस से बाहर है। फिर आते हैं हेड्रॉन्स। अब ये हेड्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, मगर ये एलिमेंट्री पार्टिकल से कंपोज्ड हुए हैं, इन जो जिनको हम क्वार्क्स का नाम देते हैं, ठीक है। और फिर क्वार्क्स आता है, फिर स्ट्रिंग थ्योरी की फॉर्मेशन होती है, मगर वो तो अभी हम बिल्कुल भी नहीं इससे वाकिफ, उस चीज से बच्चे हमारे इंटर के। experience strong nuclear force, example proton, neutron and mesons। बेटा बेटा एक मिनट, बेटा एक सेकंड होल्ड करेगा। हाँ जी बेटा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि हेड्रॉन्स अब एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, ये छोटे पार्टिकल से ही मिलके बने होते हैं। और पूरा का पूरा हेड्रॉन के लिहाज से हम सारी की सारी बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो पहली बात है मीजॉन्स। मीजॉन्स क्या होते हैं? ये हेड्रॉन दो में से स्प्लिट करते हैं, एक मीजॉन्स में और एक बेरियन। मीजॉन्स क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलके बनता है, ठीक है। और ये अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? whose mass is less than that of the proton। उसका mass क्या होता है? प्रोटॉन से, उसका mass क्या होता है बेटा? हेलो, मेरी आवाज आ रही? यस सर। ओके ओके। उसका mass कहता है whose mass is less than that of proton। उसका mass प्रोटॉन से कम होता है। एग्जाम्पल जिसमें पायोन है, ठीक है। पायोन, अभी मैं पायोन के बारे में बताता हूँ, मगर ये याद रखें मीजॉन्स किससे मिलकर बनता है? क्वार्क एंड एंटी क्वार्क से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लेस देन प्रोटॉन होता है। अब आता है बेरियंस। बेरियंस 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, जिसको हम लोग फर्मिनोस भी कहते हैं, फर्मियंस। ये अब whose mass is equal to or greater to the proton होता है। एग्जाम्पल न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, और न्यूट्रॉन स्टार्टिंग में हमने जब पढ़ा था, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा होता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बात करते हैं कि हम प्रोटॉन की बात करते हैं कि सिर्फ वो स्टेबल होता है। अब बात करते हैं क्वार्क्स की। एलिमेंट्री पार्टिकल्स which are building blocks of mesons and baryons। There are 6 quarks and 6 antiquarks। Pair of quark and antiquark makes a mesons। 3 quarks makes a baryons। अभी ऊपर भी लिखा है मैंने, 3 quarks of quark और antiquark। Quarks cannot exist on their own। Their existence has been indirectly verified। हम कर चुके हैं। ओके बेटा, ये आपको थोड़ा सा सही नजर नहीं आएगा, मैं कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक में ही उसको लिखने की कोशिश की थी। ये अप जो क्वार्क है ना, अप क्वार्क, ये +2/3 है। अप, टॉप और चार्म, ये सारे 2/3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसके ऊपर बार आ जाती है, ये एंटी क्वार्क बन जाएगा, और एंटी क्वार्क में इसके साथ नेगेटिव नेगेटिव साइन आ जाता है। सिमिलरली जब डाउन, बॉटम एंड स्ट्रेंज पढ़ते हैं, ठीक है, डाउन, बॉटम एंड स्ट्रेंज, तो तब क्या होता है कि जो डाउन, बॉटम और स्ट्रेंज है ये नेगेटिव में होते हैं, मगर जैसे ही इनके एंटी पढ़ते हैं, इनका क्वार्क जिसपे डैश है, तो एंटी क्वार्क इनका पॉजिटिव में होता है। राइट बेटा, इसका शॉर्टकट याद रखने का क्या है? कट BDS। कट यानी कि चार्म, अप एंड टॉप, ऊपर वाले 3 आ गए, और फिर BDS, ये मैंने बनाया होना चाहिए था मुझे यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं।
कट BDS 2/3 होता है ये इलेक्ट्रॉन का, और BDS होता है -1/3 होता है, मगर एंटी कर देते हैं इसको, एंटी, तो ये -2/3 हो जाएगा और ये +1/, आप देख सकते हैं ये एक शॉर्टकट तरीका जो मैंने बनाया हुआ है, आपको अगर याद हो जाए इससे आसानी से। ठीक है बेटा, यस सर। ये यहाँ पे तो खिचड़ी पक जाती है बड़ी ज्यादा ना याद होने में। अब चूंकि हमने बात की थी, एक चीज को हम स्टडी करेंगे, ये मैंने लिखा है ब्लैक जो है वो, मगर वो चूंकि वो नजर ही नहीं आ रहा, तस्वीर खींचने के बाद वो खराब हो गए। अब बेरियॉन्स जो होते हैं, बेरियॉन्स जो थे मैंने कहा था ये क्या होते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, ये 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं। अब आइए देखें, आपसे पूछता है कि प्रोटॉन कैसे मिलके बनता है, आप कहेंगे 2 अप और 1 डाउन से क्वार्क मिलके बनता है। अप की वैल्यू 2/3 होती है और डाउन की -1/3 होती है। इसका एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा, और प्रोटॉन का आपको पता है 1 ही होता है। न्यूट्रॉन कैसे मिलके बना हुआ है, 1 अप और 2 डाउन से, तो अप का 2/3 और डाउन का -1/3, -1/3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यानी कि न्यूट्रल होता है, इसलिए तो चार्ज 0 आ रहा है। ये आ गया बेरियॉन। सिमिलरली अगर मैं इसका एंटी पार्टिकल की बात करूंगा, एंटी पार्टिकल की बात करता हूँ, एंटी प्रोटॉन, तो वो जाहिर बात है वो 2 अप थे और 1 डाउन था, तो ये 2 एंटी अप है और एंटी डाउन है, तो जो -2/3 और +1/3 से मिलके बनेगा और इसका -1 आ जाएगा। और एंटी न्यूट्रिनो 1 अप और 1 एंटी अप और 2 एंटी डाउन, तो ये तो 0 ही रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप कि इसको आपको ये पता चल चुका हो कि ये कैसे होता है। मेरी बात समझ आई? ये जो है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है मिजॉन्स में पायोन्स के बारे में लिखा हुआ है, ये आपने ये नहीं करना, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, ये केयॉन्स और पायोन्स के लिए मैंने अपने लिए लिखा था, ये आपके काम का, मतलब आपके रिलेटेड नहीं है, आपसे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ, मगर ये जो मैंने जो अभी एंड पे आपको करवाया वो आपसे ये जरूर पूछते हैं, ये बल्कि पूछे गए हुए सवाल कि जो प्रोटॉन है या एंटी प्रोटॉन वो कितने अप कितने डाउन, कितने क्वार्क एंटी क्वार्क से मिलके बन रहा होता है। आपने आई होप देखे हुए ये वाला सवाल, है ना बेटा? हेलो, यस सर। अब आप देखें, अब आपके पास कोई सवाल होगा पूछें, ये आपका चैप्टर तो पूरा ही खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ग्रुप में नहीं भेजी फाइल? सर भेजी हुई है। अच्छा, ग्रुप फिर में कोई थी। बच्चा क्या है? जिसमें हाफ लाइफ है ना, उसी में आगे करके है ये वाला। मैं सारा कुछ भेज देता हूँ, हाँ, मगर फिर भी सेंड कर देता हूँ, रीसेंड कर देता हूँ मैं, 1 सेकंड। अच्छा बेटा, ये आज के लिए हमारा इतना ही है, अब आपके सारा का सारा काम है, अब आप इसको याद कर रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको फाइल सेंड कर देता हूँ दोबारा से, 1 सेकंड।